हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। और विद्यार्थियों, आज हम अपनी तैयारी के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। और अगली कविता है हमारी उषा, जिस रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आरोह भाग 2। यदि आज कोई पहली बार वीडियो सुन रहा है तो आरोह भाग 2 की आज ये मेरी छठी कविता होगी। इससे पहले 5 कविताएं मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ, उनके एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स और जो अपने लेखक हैं उनके परिचयों से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ। तो लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उषा कविता के किसकी है? तो ये इसके रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? उषा है ये, तो कौन सा होता है? प्रभात का समय होता है। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो इस कविता में किसके जैसा बताया गया है? शंख जैसा बताया गया है। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? भोर के तारे को राख से लिपा हुआ चौका, गीला चौका कहा है। लाल केसर से धुली हुई काली सील किसे बोला गया है? आकाश को बोला गया है। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने प्रतीक प्रयोग किए हैं, ये सब चीज़ों को विद्यार्थियों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है? तो सूर्य से टूट जाता है। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? तो ये किसको करता है? पवित्रता को। जो पुरानी औरतें थी वो हमारे चूल्हे को पहले लीपती थी और लीपने के बाद उसका प्रयोग करती थी, इसलिए वो पहले उसको माना जाता है कि वो चूल्हे को पहले पवित्र करती थी। तो इसलिए आकाश को भी पवित्र माना गया है। बहुत नीला राख जैसे में अलंकार है। बहुत नीला और राख जैसे में है उपमा अलंकार, याद कर लीजिएगा। लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने स्लेट पर। में स्लेट क्या है? स्लेट किसे बताया गया है? धरती को बताया गया है। नीला जल में किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है? सुगंध का, निर्मलता का, उज्ज्वलता का, तरलता का। तो आंसर हो जाएगा सी, उज्ज्वलता का भाव दिया गया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुन गई हो में भाव है। कौन सा भाव है? सहजता का भाव दिया गया है। बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है? केसर से धुली हुई लगती है। नीले आकाश में उदय होता सूर्य जैसे प्रतीत हो रहा है, गौरवर्णीय सुंदरी जैसा प्रतीत हो रहा है। प्रातः आकाश का रंग कैसा होता है? नीला, काला, सुनहरा या लाल? बताइए, आकाश का रंग कैसा होता है? प्रातः नीला थोड़ा होता है और शाम के समय में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया है? यहाँ पे उषा का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्योदय। जैसे ही उषा का जादू टूटता है, सूर्य जब प्रारंभ उगने लगता है, वैसे ही उषा का जादू टूट जाता है। उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया हुआ है? चौके को बताया गया है। उषा कविता में चौका किसे लिपा हुआ होने की बात की गई है? राख से। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात की गई है? तो ये कैसे रंग से की गई है? लाल रंग से की गई है। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया है? चौका। उषा का बहुत काली सील को किसने घुलने की बात कही गई है? लाल केसर से घुलने की बात की गई है। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर है। कौन स्वयं को उर्दू और हिंदी का दोआब कहते थे? उर्दू और हिंदी का दोआब किसे कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। नई कविता के कवि कौन माने जाते हैं? शमशेर बहादुर जी माने जाते हैं। कवियों के कवि किसका नाम है? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। उषा कविता की विशेषता क्या क्या है? यह कविता गांव की सुबह की गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। उषा कविता किसका गतिशील सचित्र है? गांव की सुबह का। कविता में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? रात के ढलने के बाद व सूर्योदय से ठीक पहले, यानी भोर के समय का इन्होंने वर्णन किया है। भोर का अर्थ है सवेरे से ठीक पहले का समय। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रातःकालीन समय होता है। कवि को भोर का हर रंग बदलता आकाश कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। नीले शंख, राख से लिपे हुए चौके और केसर से धुले सिल की तरह वह लगता है। देखो, भोर का रंग जब आकाश बदलता है तो नीले शंख जैसा दिखता है, राख से लिपे हुए चौके जैसा लगता है, केसर से धुले हुए काले सिल की तरह लगता है। राख से लिपा चौका, काली सिल में पिसा केसर और खड़िया से मली हुई स्लेट, ये सब बात कविता को किससे जोड़ती हैं? ग्रामीण परिवेश से जोड़ती हैं। उषा काल में हो रहे परिवर्तनों को किसके माध्यम से दिखाया गया है? ग्रामीण उपमानों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रातःकाल का आकाश किसके समान लगता है? नीले शंख के समान लगता है। कवि को नीला आकाश किससे जैसा दिखाई दे रहा है? नीले शंख के जैसा दिखाई दे रहा है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार दिया गया है। सूर्योदय से पहले भोर के आसमान पर कैसी आभा छाई पड़ती है?
नीली श्वेत यानी स्लेटी रंग की आभा दिखाई देती है। कवि ने राग से लिपा हुआ गीला चौका किसको कहा है? भोर के आकाश को कहा है। ये याद रखिएगा विद्यार्थियों। प्रातःकालीन नमी को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया है? राग से लिपे हुए चौके के रूप में चित्रित किया है। अभी गीला पड़ा है से कवि का क्या तात्पर्य है? सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैली नमी। ठीक है। राग से लिपा हुआ चौका पंक्ति कविता में किस भाव को प्रदर्शित करता है? पवित्रता के भाव को। उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया है? चौका। गांव खाना बनाने की जगह यानी चूल्हा चौका। पूरी पृथ्वी पर किसका जादू है? उषा काल का। उषा का जादू किसके उदय होने पर खत्म होता है? सूर्य के। काला सिल किसे कहा गया? प्रातःकालीन आकाश को ही काली सिल भी बताया गया है। बहुत काली सिल किसके कारण लाल रंग से धुली हुई लगती है? केसर के कारण। काली सिल पर क्या मलने की बात हो रही है? लाल केसर रंगने की बात हो रही है। बहुत काली सिल में अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। उषा कविता में स्लेट पर किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात हो रही है? लाल। लाल ये विद्यार्थियों कई बार क्वेश्चन आ गया कि स्लेट पर किस रंग की खड़िया चाक कौन सी मली जा रही है? लाल। ठीक है। एक क्वेश्चन केसर से रिलेट भी आया है, जैसे यहाँ पर काली सिल पर क्या मलने की बात हो रही है? तो लाल केसर। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को याद रखिएगा। यहाँ पर स्लेट पर अगर खड़िया मलने की बात होगी तब लाल रंग मला जाएगा, और काली सिल पर अगर मलने की बात होगी तब लाल केसर होगा। लाल खड़िया चाक चौक कहाँ मली गई है? आसमान रूपी स्लेट पर। सूर्योदय से पहले किसका जादू है? उषा का। कविता में किसकी लालिमा का वर्णन है? सूर्य की। नीले जल के समान क्या है? सूर्योदय के बाद का नीला आसमान। कविता में घोर झिलमिलाती दे किसके लिए किया है प्रयोग? उषा के लिए किया है, और इसका मानवीकरण अलंकार इसमें हो गया है। नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो में नील जल की तुलना किससे की गई है? नीले आकाश से। उपरोक्त पंक्ति में सूरज की किरणें की तुलना किससे की गई है? गौर युवती से की गई है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर टूट जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी आज की कविता भी समाप्त हुई। कल जो है मैं आप लोगों को ये जो बादल राग कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित, इसके आप लोगों को MCQs उपलब्ध करवाऊंगी। आई होप आप लोग वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन, वैसे आज ही हम इसको कर सकते हैं। चलिए आज ही इसको करवा देती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हमें याद करना है कि बादल राग कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो बादल राग के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? तो क्रांति के लिए करता है। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चूंकि इनका बादल फेवरेट टॉपिक है और इसलिए ये प्रकृति के सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। तो इसलिए इन्होंने नेचर से संबंधित प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी को बोला जाता है। और निराला और पंत दोनों ही छायावादी कवि हैं, दोनों ही रहस्यवादी कवि माने गए हैं। तो बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? दूत बताया गया है। मानव जीवन में सुख कैसा है? मानव जीवन में सुख अस्थिर है। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है? मन के समान चंचल और अस्थिर है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है? सुख दुख का। संसार के सुख से दुखों और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? शांति का विस्तार फैला हुआ है। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? सुख और अशांति की करती है। कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का है। धरती का शोषण कौन कर रहा है? गर्मी कर रही है। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? पूंजीपति वर्ग। इन्होंने पूंजीपति वर्ग पर काफी व्यंग किया है। तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं? बड़े बड़े वृक्ष। और कविता में इन्होंने बताया है जब बाढ़ आती है तो छोटे छोटे जो तिनके होते हैं वो बाढ़ के साथ नहीं बहते हैं और वो बाद में अपना सिर उठाए खड़े रहते हैं। तो कविता ने छोटे तिनकों को भी महत्व दिया है। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है? निम्न वर्ग को मिलता है। इसलिए जब समाज में भी जब क्रांति होती है, जैसे बाढ़ से छोटे छोटे तिनके बह नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से जब समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पूंजीपति वर्ग पर पड़ता है, और सबसे कम जो प्रभावित होता है वो निम्न वर्ग होता है। क्योंकि कवि के अनुसार जो निम्न वर्ग है वो हर सिचुएशन में मुस्कुराता रहता है। अंगना अंग से लिपटे में कौन काँप रहे हैं? धनी लोग काँप रहे हैं। ठीक है। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? कृषक बुला रहा है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोप। यहाँ रुद्ध का अर्थ क्या है? रुका हुआ है। शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता है? रोग शोक में हंसता है। जीर्ण है बाहु शीर्ण शरीर। यहाँ शीर्ण का क्या अर्थ है? शीर्ण मतलब क्षीण करने वाला। ठीक है।
रोग शोक में किसका सुकुमार शरीर हंसता है? शेषव का हंसता है। बादल राग कविता में रणतरी किस से भरी होने की बात कही जा रही है? आकांक्षाओं से भरी होने की बात की जा रही है। रुद्र घोष है, शुद्ध तोष है। यहाँ शुद्ध का अर्थ क्या है? यहाँ पे खिन्न शब्द शुद्ध का अर्थ है। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया है? अस्थिर बताया है। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? आतंक अंक पर धनी लोग कांप रहे हैं। जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता? तो ये किस पर होता है? कीचड़ पर होता है। जल विप्लन प्लावन हमेशा, तो यहाँ पर जो कीचड़ है और कमल है वो हमेशा कीचड़ पर भी क्या हो जाता है? खिला रहता है, लेकिन सबसे पहले कीचड़ वाले स्थान पर ही व्यक्ति डूबता है, ये भी बात है। बादल राग किस प्रकार की कविता है? तो प्रगतिवादी कविता है। निराला ने कौन से छंद का इसमें प्रयोग किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग किया है। बादल राग कविता कौन से संग्रह से ली गई है? अनामिका संग्रह से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जो है अब विद्यार्थियों इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कुछ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो, कल की वीडियो हमारी होगी तुलसीदास की, और उसके बाद हमारी एक कविता और रह जाएगी लगभग, तो हम जल्दी ही 2 वीडियो में पद्य भाग को पूरा कर लेंगे। आई होप आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो को शेयर कर दो, कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।